अस्सलाम वालेकुम डियरेस्ट पेरेंट्स, वेलकम अगेन। आज हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है यूएस वर्सेस चाइना फॉर ताइवान। चाइना एंड यूएस के दरमियान जो कोल्ड वार चल रही है फॉर ताइवान, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि ताइवान चाइना के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, यूएस की क्या इंटरेस्ट है ताइवान में। पहले हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड के, बेसिकली ताइवान है क्या, ताइवान किस तरीके से सेपरेट हुआ, किस तरीके से चाइना उसको क्लेम कर रहा है, और क्या काजेज हैं जो आपका यूएस है ताइवान को सपोर्ट कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक सीएसएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर जो ऐसे का पेपर आया था वो टोटली इंटरनेशनल इश्यूज को हाईलाइट कर रहा था। तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, होप कि एट द एंड आपको सारी चीज़ें समझ आएगी और आपको कहीं किसी और जगह से लेक्चर प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड के साथ। चाइना इज ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान इज ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान को ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला जाता है, वाइल मेनलैंड चाइना इज कॉल्ड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और जो सेंट्रल चाइना है उसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला जाता है। ताइवान इज लोकेटेड ऑन द आइलैंड ऑफ साउथ चाइना सी that has been colonized and ruled by China for 200 years. चाइना की ताइवान की जो लोकेशन है वो एक आइलैंड पे है, जो आइलैंड आपके साउथ चाइना सी में आता है, और वो कॉलोनाइज्ड एंड रूल था उसका चाइना का 200 ईयर्स के लिए। अब ये भी एक रीजन है कि चाइना ने उस पर 200 ईयर्स तक उस पर रूल किया है, जब भी वो उसको अपना पार्ट क्लेम करता है। ठीक है। सिंस 1949 ताइवान इज गवर्नड इंडिपेंडेंटली बट रिगार्डेड एज द पार्ट ऑफ बीजिंग। 1940 से ताइवान अपने आप को गवर्न कर रहा इंडिपेंडेंटली, पर चाइना उसको अपना पार्ट कंसीडर करता है। आफ्टर द वर्ल्ड वार टू सिविल अनरेस्ट वार एरप्टेड इन चाइना। जब वर्ल्ड वार टू के एंड हुआ तो सेंट्रल जो चाइना था वहां पे सिविल वॉर हुई थी, और उस सिविल वॉर को लीड किसने किया था? Chiang Kai-shek, a Chinese nationality, got defeated by central China and fled to Taiwan, where he managed his rule. ये जो चैंग काई शेक था वो एक नेशनल था, चाइनीज नेशनल था। अब उसको डिफीट हुआ, ही वॉज डिफीटेड बाय सेंट्रल चाइना, और उसके बाद उन्होंने सेंट्रल चाइना छोड़ के आपका ताइवान में चला गया, जहां पे इसने अपना रूल इस्टेब्लिश किया, एक सेपरेट रूल ताइवान में। Before 1970s, US opposed to recognize China. Later, after 70s, at the time of 70s, she has changed her policy and recognized China and its one country two policy strategy. अब ये 90s का टाइम था जब यूएस ने पहले, इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस डेकेड, यूएस has refused to recognize China. उसके बाद 70s के बाद यूएस ने अपनी पॉलिसी चेंज की एंड चाइना को रिकग्नाइज किया, और जो चाइना की पॉलिसी थी वन कंट्री टू पॉलिसी, जिसके तहत हांगकांग एंड ताइवान चल रहे हैं, आगे चल के हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, इसको रिकग्नाइज किया। यूएस रिकग्नाइज्ड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। जब यूएस को रिकग्नाइज किया तो उसकी गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को भी एक लेजिटिमेसी दी गई। एट द टाइम ताइवान वाज नॉट रिकग्नाइज्ड बाय यूएन। अब यहाँ पे आप देखें ताइवान किसके अंडर था? ताइवान आपका अंडर था चांग काई शेक, एक नेशनलिस्ट। अब वो एक नॉन स्टेट थी, उसको रिकग्निशन नहीं मिली थी यूएन के साथ। ठीक है। उसके बाद ही आता है चाइना गॉट यूएन मेंबरशिप इन 1971। China also got veto power in UNSC. Since then, Taiwan is struggling for its survival and independence. अब 1971 में चाइना को यूएन की मेंबरशिप मिल गई, यूएनएससी में उसको वीटो पावर भी मिल गया। अब जैसे ही चाइना को स्टेटस मिला, जब ही से चाइना ताइवान इज स्ट्रगलिंग फॉर इट्स सर्वाइवल इन इंडिपेंडेंस। जब ही से ताइवान की ये कोशिश है कि वो एक सर्वाइवल मोड पे है, वो सरवाइव कर बच जाए इन चीजों से, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन के उभरे। यूएस हैज नो ऑफिशियल डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान इवन सिंस देन। आज तक भी आप देखा जाए तो यूएस के
डिप्लोमेटिक ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है यूएस के। व्हाई डिड जापान वांट चाइना? अब सेकेंड, रिसेंटली लास्ट मंथ जुलाई में एक मीटिंग हुई थी जो बाइडेन एंड जापानीज प्रीमियर के साथ, जिसमें जापानीज बोलते हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे इन द कॉज ऑफ ताइवान। अब ताइवान को, अब देखें यूएस एंड चाइना आपस में दुश्मन है, अब जापान आके यूएस से मिल रहा है, मतलब वो आपका दुश्मन हो गया चाइना का। ये क्यों कर रहा है? अब जापान की क्या इंटरेस्ट है ताइवान में? लेट्स डिस्कस। ताइवान वाज जापान फर्स्ट colony and can be viewed as the first step in implementing their southern expansion doctrine of the late 19th century. Japanese intentions were to turn Taiwan into a showpiece model colony with much effort made to improve the island economy, public works, industry, cultural जापानाइजेशन। अब ये जब 19th सेंचुरी थी ना, वहां पे जापान ने स्टार्ट किया था एक्सपेंशन करना। अपनी जो एक्सपेंशन, उनकी जो एक आइडियोलॉजी होती है अपनी, उसको वो फर्दर बूस्ट करना चाह रहे थे। और वो कहाँ से इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया? वो इन्होंने स्टार्ट किया ताइवान से। और वो ताइवान ताइवान पे उन्होंने काम भी करना स्टार्ट किया था, इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज, कल्चर अपनी को, अपना जो उनका जापानीज कल्चर है ना, उनको वो बूस्ट देना चाह रहे थे थ्रू आउट द ताइवान। और ताइवान में ये अपने सारी कल्चरल जो उनकी मीन्स थी वो इम्पोज करके वर्ल्ड ऑर्डर को दिखाना चाह रहे थे। तो देखें, ये है जापानाइजेशन। तो ये था जब भी। अब ताइवान का क्या है कि चाइना उसको क्लेम कर रहा है। अगर अभी जापान जाके ताइवान को थोड़ा सा भी कुछ आगे पीछे वाली बात करेगा या क्लेम करेगा, तो क्या होगा? चाइना बीच में आ जाएगा और चाइना एंड जापान की जंग हो जाएगी। जब भी जापान इनडायरेक्टली यूएस के साथ मिलके काउंटर कर रहा है चाइनीज इन्फ्लुएंस। ठीक है। उसके बाद रिसेंट इंसिडेंट क्या हुए हैं जिसकी वजह से हर जगह हम देख रहे हैं कि न्यूज में आ रहा है कि चाइना यूएस की वॉर होगी, वर्ल्ड वॉर 3 होगी, ये होगा वो होगा, जल्दी होने वाली। ये क्यों हो रहा है ये? तो चाइना इज होल्डिंग इट्स बिगेस्ट एवर शो ऑफ मिलिट्री फोर्सेस इन देयर एयर एंड सीज अराउंड ताइवान, इंक्लूडिंग द फायरिंग ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स। अब अराउंड द ताइवान चाइना कंडक्ट कर रहा है अपने मिलिट्री ऑपरेशंस, मिलिट्री फोर्सेस को वहां पे वो मिलिट्री ड्रिल्स करवा रहे हैं एंड एट सम एक्सटेंट उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स भी फायर किए हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? द मिलिट्री एक्सरसाइज फॉलो अ विजिट टू द आइलैंड बाय द स्पीकर ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नैन्सी पेलोसी। जैसे ये बैलिस्टिक मिसाइल वहां पे फायर हुए ताइवान के सराउंडिंग्स में, वहां पे मिलिट्री ड्रिल्स हुए, तो क्या किया? यूएस ने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया नैन्सी पेलोसी को, और उसको एक अच्छा खासा वेलकम दिया गया था। जैसे कि आप ये पोस्टर्स, बैनर्स देख रहे हैं, रिपब्लिक ऑफ ताइवान वेलकम्स यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी, उसको वेलकम किया गया था। अब यहाँ पे सेकंड नीचे स्टेटमेंट है, चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग बोल रहे हैं कि यह रीयूनिफिकेशन विद ताइवान मस्ट बी फुलफिल्ड एंड हैज नॉट रूल्ड आउट द पॉसिबल यूज ऑफ फोर्स टू अचीव दिस। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो रीयूनिफिकेशन ऑफ ताइवान है आपका चाइना के साथ, ये एट एनी कॉस्ट तो होनी है भाई, चाहे कितना भी जोर लगाना पड़े ये करेंगे। अब एक तरफ चाइना अपना जोर लगा रहा है, अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर रहा है, वहां पे मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहा है, और सेकंड साइड क्या है आपके? यूएस रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं वहां पे, उसी आइलैंड्स पे आ रहे हैं विजिट करने। तो ये क्या है? ये ऑलमोस्ट आपके क्या है? वार लाइक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अगर यहाँ पे कुछ भी यूएस करेंगे तो ऑब्वियसली चाइना विल रिप्लेट, चाइना वहां पे उनका जवाब देगा। अगर जवाब देगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ वॉर, नॉट सिविल वॉर। ठीक है। अब मेन एक्टर्स क्या हैं इसमें? Taiwan, Japan, USA, China. China claims Taiwan is its part. China offers one country, two policies. अब ये क्या है? पिछले भी एक स्लाइड में आया था, देयर विल बी कंट्री हैविंग डिफरेंट पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। एक कंट्री होगी, वहां की जो इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स होगी वो डिफरेंट होगी। जैसे कि आप ताइवान में तो है, पर एक सक्सेसफुल मॉडल जो है वो हांगकांग में, चाइना ने हांगकांग में ये पॉलिसी अडॉप्ट की है।
अब यहाँ पे क्या है कि चाइना अपनी ये पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहा है, वन कंट्री एंड टू पॉलिसीज। एंड ताइवान क्या कर रहा है, ताइवान इज नॉट एक्सेप्टिंग चाइनाज क्लेम्स एंड पॉलिसी। ताइवान एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि ये पॉलिसी हमें काबिल कबूल है, या ये हाँ आप इम्प्लीमेंट करेंगे, या आप लोगों के पार्ट हैं। नो, ताइवान इज नॉट एक्सेप्टिंग। तो यहाँ से चाइना एंड ताइवान का इशू एंड कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। अब ताइवान के क्लेम्स क्या है, ताइवान मेंटेन्स sovereignty, security and preservation of resources of South China Sea, maintain its hegemony in the region, getting support from USA। अब ये क्या है कि एक तो ताइवान अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट समझ रहा है, और इसी के बेस पे वो अपनी सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ साउथ चाइना सी को मेंटेन करना चाह रहा है। ठीक है, वो अपने एक जो आपके हेजेमनी है रीजन में, साउथ चाइना सी वाला जितना भी एरिया है, वो अपने एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनकर अपने आप को एक स्टेब्लिश करना चाहता है, अपने मेंटेन करना चाहता है। ये ताइवान चाह रहा है। अब चाइना इसको एक्सेप्ट नहीं करा। चाइना बोला जैसे मैं बोलूंगा वैसे होगी। ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यूएस की पॉलिसीज क्या हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। While recognizing China, US put several conditions like China will sort out Taiwan issue peacefully. In the use of force, US might reconsider her decision and its policy regarding China. अब देखें, 1970 वाला टाइम था जब हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया कि यूएस पहले कंसीडर नहीं कर रहा था कि रिकग्नाइज करें चाइना को। जब उन्होंने रिकग्नाइज किया तो वहां पे एक कंडीशन दी। ये क्या कंडीशन दी कि चाइना जो ताइवान का इशू है उसे पीसफुली सॉर्ट आउट करेगी। अगर उसको कोई भी फोर्सफुली वहां पे अगर कोई एक्टिविटी करेगी, या अपना फोर्स को यूज करेगी अपना, या कोई ऐसे जबरी उसको कोई वहां पे एक्टिविटी करेंगी, तो यूएस अपना जो जो उसका एक डिसीजन है ना एंड पॉलिसी रिगार्डिंग चाइना, उसको रिकंसिडर करेगी। मे बी उस पे चाइना पे थोड़ा रिकंसिडर करके उसको आइसोलेट किया जाए। ठीक है, उसको रिकग्निशन उसकी ना दिया जाए, उसको नेशनल रिकग्निशन ना दी जाए उसको, या उसके साथ जितने भी कंट्रीज के डिप्लोमेटिक टाइज है उसको कट ऑफ कर दिया जाए। तो यूएस ये कर सकता है। अब यहाँ पे देखें कि यूएस ने चाइना को किस तरीके से फंसाया है, कि मतलब एक तो चीज वो क्लेम करा है पर उस पर कोई फोर्स नहीं यूज कर। अगर फोर्स करेंगे तो चाइना के लिए मसला हो जाएगा। वो क्या मसला होगा, ये भी हम डिस्कस करें। दिस एक्शन ऑफ यूएसए में अफेक्ट द इमेज ऑफ चाइना इंटरनेशनली। अगर इस तरीके से चाइना एक आप समझ लें कि फोर्स यूज करता है, फोर्स यूज करेगा, उसको यूएसए नॉन रिकग्नाइज करेगी, तो क्या हो जाएगा, यूएस सॉरी चाइना एक हार्श पावर जो है ना रिकग्नाइज कर दिया जाएगा। और जब एक कंट्री हार्श पावर पे आ जाती है तो उसके लिए इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक एंड जियो पॉलिटिकल जितने भी आपके रिलेशंस होते हैं ना, वो उसके साथ चलाना डिफिकल्ट हो जाते हैं कंट्री के साथ। इफेक्ट्स ऑफ ताइवान इशू ऑन द रीजन। अब ये ताइवान में जो मसला हो रहा है इसके रीजन में क्या इशू आएगा। पहले तो सिक्योरिटी इश्यूज फॉर ताइवान। ताइवान के लिए सिक्योरिटी इश्यूज होंगे, रीजनल डिसहार्मनी। डिस्पाइट हैविंग नो टाइज, यूएसए कमिटेड टू हेल्प ताइवान। ठीक है, यूएस प्रोवाइड्स वेपन टू ताइवान अंडर दी द ताइवान रिलेशन एक्ट फॉर इट्स डिफेंस एंड पीस मेंटेनिंग पर्पस। अब ये देखें कि रीजनल जो डिसहार्मनी होगी ना, एक तो वो हो जाएगी, एक जितने भी रीजन में एक्टर्स हैं वो आपस में दुश्मन हो जाएंगे। दूसरा, तो यूएस की जो पॉलिसी है, एक्ट एक एक्ट है द ताइवान रिलेशन एक्ट, उस एक्ट के तहत यूएस ताइवान को वेपन्स दे रहा है। ये इस एक्ट का मतलब होता है कि एक कंट्री पीस मेंटेन करने के लिए वेपन यूज कर सकती है। अब ये देखें, यहाँ पे एक अनऑफिशियली डिप्लोमेटिक टाइज तो नहीं है, इसके बावजूद भी यूएस ताइवान को एम्पावर कर रहा है ताकि ये चाइना से पावरफुल हो जाए और चाइना से टक्कर ले। क्योंकि अगर इनकी जंग होगी तो ऑब्वियसली फायदा यूएस का होगा। तो ये एक बड़ी गेम यहाँ पे आपके यूएस ने खेली है। इफ चाइना यूजेस फोर्स शी में गेट रॉकी रिलेशन विद यूएसए। ऑन अदर एंड, अगर चाइना फोर्स यूज करती है तो उसके जो रिलेशन है यूएस के साथ अनऑफिशियली, जो अपेरेंटली हमें नजर आ रहे हैं कि ठीक है पॉजिटिव रिलेशन है, वो रॉकी हो जाएंगे, वो वायलेट हो जाएंगे। China's use of force may portray its image as a harsh power user,
which may affect its image at international level. Many states may go against China. अब देखें ये चीज अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर चाइना फोर्स यूज करता है तो जितनी भी दूसरी कंट्रीज है ना वो उसके सामने चाइना की एक नेगेटिव एक इमेज बन के आएगी, और वो जितनी भी कंट्रीज हैं वो चाइना के अगेंस्ट जाएंगी। ठीक है। अब नीचे एक यूएसए एनालिस्ट ने बोला इन नेक्स्ट 4 years देयर विल बी यूएस चाइना वार नॉट ऑन ट्रेड बट ऑन ताइवान। ये भी एक साइन दिया हुआ है कि अगले साल जो इन नेक्स्ट 4 years अगर चंद सालों में जो जंग लगेगी ना यूएस चाइना की, वो कोई ट्रेड वार नहीं होगी। ठीक है, वो जंग आपकी होगी ताइवान के लिए, जिसके साइन अभी हम देखना भी स्टार्ट हो गए। हम ये सारी चीजें देख रहे हैं। तो ये था ओवरऑल हमारा आज का लेक्चर यूएसए वर्सेस चाइना फॉर ताइवान, जिसमें हमने हर एक एस्पेक्ट को डिस्कस किया है। और एट द एंड हमने ये भी देखा कि वर्ल्ड एक ब्लॉक बना रही है, जैसे आप देखें ताइवान, यूएस, जापान, ये सारे मिल गए। इन सेकेंड कंडीशन, सेकेंड साइड हम देखें वहाँ पे चाइना है, और चाइना को जो सपोर्ट करें वो पाकिस्तान है, इंडिया यूएस के साथ जा रही है, मिडिल ईस्टर्न में कुछ कंट्रीज चाइना के साथ जा रही है, टर्की चाइना के साथ जा रही है, अफगानिस्तान चाइना के साथ जा रहा है। तो ये एक ब्लॉक बन रहा है। कभी भी अगर ताइवान के लिए जंग लगती है, अगर जापान एंड आपका ताइवान एंड यूएसए मिलकर अगर उस पे चाइना पे हमला करते हैं तो चाइना डेफिनेटली विल आंसर। तो चाइना के साथ भी एक अच्छा खासा ग्रुप बना हुआ है जो कि उनके साथ जंग कर सकते हैं। तो होप ये ना हो ऐसा, ये पीसफुली मैटर यूनाइटेड नेशन से कुछ रिजोल्यूशंस बनकर आए ताकि ये कोलेटरल डैमेज से वर्ल्ड बच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देट, अल्लाह हाफिज। होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा।